बड़े मुसन्निफ़, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े लेखक, जिनको हम उनकी किताबों के वसीले से, उनकी तहरीरों के वसीले से और अब सोशल मीडिया के वसीले से ज़्यादा जानने लगे हैं। मेरी मुराद असगर वजाहत साहब से है। असगर वजाहत साहब इन मायनों में हिंदी अदीबों और साहित्यकारों में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं कि आम तौर से आज के हिंदी साहित्यकार हिंदी के अलावा जो हिंदी से जुड़ी हुई ज़बानें, खड़ी बोली, अवध का कल्चर, फ़ारसी तहज़ीब के असरात और हिंदुस्तान की जो मुश्तरका तहज़ीब का पस मंज़र है, उससे नावाकिफ़ होते हैं। असगर वजाहत साहब की तहरीरों में जो चीज़ें उभर कर सामने आती हैं, वो सारी ये तहज़ीबें, सारी धाराएं और सारे जो पूरी जो संस्कृति है, ख़ास तौर से उत्तर भारत की मिली जुली संस्कृति, वो उसमें दिखाई देती है। बल्कि यूँ कहें पूरे बरसग़ीर की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। जिन असनाफ़ पर आपने काम किया, जिन विधाओं पर काम किया आपने, वो इतना ज़्यादा वसी और विस्तृत है कि किसी एक ख़ाने में रखना कि बहुत अच्छे अफ़साना निगार हैं, बहुत अच्छे नावल निगार हैं, या सफ़रनामा बहुत अच्छा आपने लिखा है, याददाश्तें बहुत अच्छी लिखी हैं, लेख बहुत अच्छे लिखे हैं, या करंट अफेयर पर बहुत अच्छा, सब कुछ पर लिखा है। और बहुत जी 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 और सबसे बड़ी बात, जो अभी एक नाटक का जो मजमुआ आया है महाबली, जिसकी बड़ी शोहरत है और जिस पर एक प्रोग्राम भी हुआ, तो इतने इतने ज़्यादा कैरेक्टरों के साथ हिंदी का एक अदीब, जो हम कहें कि हमारे सबका साहित्यकार है, वो हिंदी का भी है, उर्दू का भी है। और अभी आपने गुफ्तगू सुनी, असगर वजाहत साहब ने जिस ज़बान में बात की है, वो ज़बान क्या है? उसको आप हिंदी भी कह सकते हैं, उर्दू भी कह सकते हैं, हिंदुस्तानी है, और वो सबके समझ में आने वाली ज़बान है। तो असगर साहब की जो ज़बान है, वो स्क्रिप्ट की मोहताज नहीं है। वो किसी ज़बान में भी लिखी जा सकती है, वो रोमन में भी लिखी जा सकती है, पर्शियन में भी लिखी जा सकती है, वो नागरी लिपि में भी लिखी जा सकती है। मेरी शिनासाई असगर वजाहत साहब से हुई, वो बहुत दिलचस्प है कि मैं जिन दिनों लखनऊ यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की तालीम हासिल कर रहा था, तो मेरा एक रूम पार्टनर था हॉस्टल में। वो कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं क्या सूझा कि वो हिंदी में एमए कर रहा था, और हिंदी बहुत कम आती थी उसे। लेकिन घर की तरफ से था कि नहीं, हिंदी में एमए करना है। जो भी वजह रही, मैंने इसकी वजह कभी नहीं पूछी। तो वो मुख्तलिफ़ हिंदी के रिसाले, मैगज़ीन और किताबें, एक बार कुछ पुरानी मैगज़ीन वो किताबें लेकर के, जो फुटपाथ पे बिकती हैं, लेकर के आया। तो उसमें इंडिया टुडे का एक शुमारा था, जो साल में एक बार निकालते थे, और वो साहित्य पर निकालते थे। साहित्य वार्षिकी बोलते जी जी, साहित्य वार्षिकी के नाम पर। तो मैं भी उलट पलट के देख रहा था, तो असगर वजाहत साहब का नाम मैंने पहली बार उसमें देखा। काफ़ी पुराना शुमारा था, और उसमें बहुत दिलचस्प संस्मरण, याददाश्त पर मुश्तमिल एक मज़मून असगर वजाहत साहब का था, को किस तरह से उनकी तालीम हुई, किस तरह से वो ख़ास तौर से हॉस्टल लाइफ में या घर से बाहर की ज़िंदगी में किस तरह की आज़ादी उन्हें मैसर आई, और किस तरह से उन्होंने एक जो समाजी बंधन, जो रवायती बंधन होते हैं, उससे तोड़ करके वो आगे बढ़े। और बहुत दिलचस्प रहा और काफ़ी तवील था। तो वो मैंने पहली बार असगर वजाहत साहब का नाम, गालिबन वो 90s के किसी शुमारे में वो मजमून है, तो वो पहली मेरी शिनासाई हुई। फिर उसके बाद से ये कहीं पर भी असगर वजाहत साहब का कुछ मिल जाता था, तो मैं पढ़ता ज़रूर था उसको। और जो सबसे बड़ी खूबी
उसमें मैंने अभी अर्ज़ किया कि असगर वजाहत साहब की तहरीरों में पूरा समाज, पूरा कल्चर, पूरी संस्कृति साथ साथ चलती है। और शायद यही वजह रही है कि असगर साहब किसी ख़ास तबके से, जो लेखकों का एक नज़रिया या तबका या एक सिंडिकेट बन जाता है, उससे वाबस्ता नहीं रहे और आज़ाद होकर के लिखा और बग़ैर किसी दबाव के लिखा। देखिए, आज का लेखक पहले के लेखक से कहीं ज़्यादा दबाव का शिकार है। वजह यह कि वो सोशल मीडिया पर भी है, उसको ट्रोल कर दिया जाता है तो वो डर जाता है, क्योंकि संवेदनशील बहुत होता है वो। लेकिन जिस तरह से उस मोर्चे का आप मुकाबला किया आपने, कुछ पोस्ट ऐसी डाली आपने जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रोल किया इनको, लेकिन उसका जवाब भी दिया और ये वहाँ से फ़रार नहीं हुए और ना ही किसी तरह की हौसला शिकनी हुई। तो इस उम्र में जब आम तौर से लोग सोशल मीडिया को बैठकर गालियां दे रहे हैं या निगेटिव बातें कर रहे हैं उसके ताल्लुक़ से, वो उस मोर्चे पर भी डटे हुए हैं और बहुत सी ऐसी तहरीरें जो लोगों ने किताबों में नहीं पढ़ी थीं, वो अब सोशल मीडिया के ज़रिए से, ख़ास तौर से फेसबुक के ज़रिए से वो उन तहरीरों को पढ़ रहे हैं। ख़ास तौर से पाकिस्तान का सफ़रनामा आपका कितना मकबूल हुआ। जो पाकिस्तान का सफ़रनामा किस्तवार असगर वजाहत साहब ने फेसबुक पे डाला, मैंने कमेंट्स देखे हैं, वो लोग जो गालियां देते थे वो ये लिखने पे मजबूर हुए कि नहीं, आपका जो नज़रिया है वो बहुत अच्छा है, समझने का, सोचने का, समाज का। यानी एक तरह से उन्होंने अपनी राय को वापस लिया, अपनी राय वापस ली और उसमें बड़े बड़े नाम हैं। तो और जबकि वो पुरानी तहरीर है, पाकिस्तान आज आप नहीं गए, मेरे ख्याल से 2 दशक से ज़्यादा हो गए। तो उस ज़माने का पाकिस्तान, जनरल ज़िया का पाकिस्तान या जनरल ज़िया के बाद का पाकिस्तान, तो इस तरह से जो पुरानी तहरीरें आ रही हैं और बाज़ लोग वो तहरीरें पोस्ट अप कर रहे हैं कि असगर साहब आपने ये मजमून लिखा था, आपने 25 साल पहले, देखिए अभी तक हम संभाल कर रखे हुए हैं। तो असगर साहब लिखते हैं हाँ लिखा था लेकिन वो मुझे याद नहीं है। तो एक तरह से एक एक्टिव मुसन्निफ़, जो आमतौर से जो समाज से ये माना जाता है कटे रहते हैं, जो लेखक होते हैं सिक्का बंद लेखक, वो इस चीज़ को तोड़ा है, इस तिलिस्म को तोड़ा है। फेसबुक पर आए हैं, सोशल मीडिया पर आए हैं, सोशल मीडिया के चैलेंजेस का सामना किया, उसका जवाब दिया है और एक नया प्रयोग किया है, एक नया तजुर्बा किया है कि पुरानी तहरीरें किस तरह से नई जनरेशन के सामने पेश की जाती हैं। ये काम बहुत खूबसूरती से, बहुत कामयाबी के साथ असगर वजाहत साहब ने की है। आखिर में असगर वजाहत साहब का जो ज़हनी सफ़र है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहा है। आमतौर से हमारे प्रोग्रेसिव राइटर्स के बारे में जो है, मैं कोई एतराज़ की नहीं कर रहा हूँ कि वो एक मखसूस किस्म की एक सोच लेकर के चलते हैं और बदलते हुए हालात और बदलते हुए तकाज़ों के साथ वो अपने आप को हम आहंग नहीं कर पाते। लेकिन असगर साहब के साथ ऐसा नहीं है। हर तब्दीली को इन्होंने कबूल किया है, हर तब्दीली को महसूस किया है, उसकी अच्छाई और बुराई की निशानदही की है और उसको पेश किया है। एक स्टैंड है, एक नज़रिया है, आप कबूल करें ना करें। और ये सबसे सेहतमंद माशरा और सेहतमंद जहन की ये दलील है कि कोई नज़रिया हो तो उस पर इख्तलाफ भी होना चाहिए, उसकी कबूलियत भी होनी चाहिए, उसका रद्द भी होना चाहिए। तो एक वाइब्रेंट जो ऑथर है, राइटर हैं, उस रूप में हमारे असगर वजाहत साहब सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात, नई नस्ल को पसंद आ रहे हैं, नई नस्ल उन्हें सुनना चाहती है, नौजवान उन्हें सुनना चाहते हैं। NCZCC में जिस तरह से कल आपका प्रोग्राम हुआ, जिस तरह के सवालात और जवाबात हुए, इससे पता चलता है कि हमारा हिंदी का अदीब, जो आमतौर से बहुत ज़्यादा नौजवानों में मकबूल नहीं होता है, बस कोर्स की किताबों तक उन्होंने पढ़ लिया, आज के ज़माने में अगर निराला भी आ जाएँ तो कितना वो दुखी होंगे कि किस तरह से लोग बस सोचते हैं किसी तरह से उनको हम पढ़ के MA में और BA में किसी तरह से हम अपने पेपर सॉल्व कर लें। लेकिन अदीब की अवामी मकबूलियत उसकी सबसे बड़ी खुशनसीबी है जो उसको ज़िंदगी में मिल जाए, और ये बहुत कम लोगों को नसीब हुई है। हमारे असगर वजाहत साहब उन खुशनसीब अदीबों में से हैं जिन्हें उर्दू, हिंदी के अलावा जो हमारी यहाँ मिली जुली तहज़ीब है, मुश्तरका कल्चर है, उससे वाबस्ता लोगों
के दरमियान भरपूर तरीके से मकबूलियत है और यही इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि अभी तक हम सिर्फ देखते रहे हैं, फेसबुक पर तस्वीरें देखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। आज बनफ्स नफीस असगर वजह साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये हमारे लिए खुशनसीबी भी है और एक यादगार लम्हा भी। हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुने, उनके ख़यालात से आगाही हासिल करें। आपकी आमद का हम बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं और साहिब खाना का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस महफ़िल को आरास्ता किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हज़रात का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अमर शरण साहब 2 लफ्ज बोल दें, क्या फिर उसके बोलूं, बाद मैंने तो आपकी जानकारी ली है, बट आई एम गोइंग टू रीड हिज बुक्स एंड मैं करूँगा। वो तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ ये उन्होंने बताया कि किस तरह की दोनों साइड्स एक्सेप्टेबल है इनको। और मैंने जो थोड़ा बहुत देखा, जो भी सुना, मैं ज़रा सुना, मैंने देखा भी नहीं था कि रीच आउट दूसरों से करना, वो फौरन जैसे उसका बता रहे थे, मैंने अभी जो सुन रहा था कि उसमें आपने पहली बार शायद उस मजमून में ये लिखा कि पहली बार शराब पीने के बाद कैसा महसूस हुआ, और आप ये लिखा कि नहीं, ये तो बिला वजह लोग खाम का इतना हुआ बनाए हुए थे, हमें तो कुछ असर नहीं पड़ा इसका। बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई संतोष कुमार आए, मैंने अभी जो सुन रहा था अभी ज़रा सा ही सुन पाया, तो उन्होंने फिर ये जिक्र किया कि कोई पर्सन पाकिस्तान से कोई एक महिला छूट जाती है और वो एक लाइन से उनको आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। मैंने कहा कितना खुलापन है इस इंसान में, और वो इसीलिए एक्सेप्ट है। कह रहे हैं अब ये वाला जनरेशन भी एक्सेप्ट कर रहा है, पुराना भी कर रहा है। तो मैंने अब तो मैं इनको पढ़ूंगा ही जाके और नॉवल वगैरह, बट मैं फ्रैंकली करूँ, मैंने नहीं देखा था। इतनी खुशी हुई कि यंग जनरेशन भी इस तरह से इनसे ड्रॉ हो रहा है। कल जो वहाँ पे इंटरेक्शन था NCZCC, वही तो बताया, जो यंग लड़कों ने जिस तरह के सवालात पूछे, वो उस सवालों की एक तो डेप्थ बहुत थी उन सवालों में, और दूसरी चीज उनका जितने आराम से आपने उनको जवाब दिया, वो कमाल का। और उन लड़कों को सब कुछ सेटिस्फाई किया कि उनकी क्वेरी बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस थे, उनके अपने आज के हालात और सब और इनके लिटरेचर से, लेकिन बहुत आराम से इन्होंने उसको डील किया। इससे पता चलता है डेप्थ कितनी है और कितना समझ है इनके अंदर हर चीज के बारे में। मैं सिर्फ 2 लफ्ज, मैं अगर आप इजाजत दें तो बोलूं। भाई हमारे फतेहपुर में, क्योंकि मैं भी फतेहपुर का, आप भी फतेहपुर के, वहाँ पे एक नवाब फैमिली, हम लोगों की बहुत बड़ी नवाब फैमिली, आप उससे बिलोंग करते हैं। पूरा बैकग्राउंड आपका उर्दू का बैकग्राउंड है, पर्शियन का बैकग्राउंड है, और उस बैकग्राउंड से निकल के एक हिंदी का इतना बड़ा साहित्यिक लेखक निकल के आया है, यही इनका सबसे बड़ा कमाल। जिस बैकग्राउंड से ये निकल के आए हैं, वहां पे शायद उनके आने वाली जनरेशन या तो अंग्रेजी की तरफ चली जाती या उर्दू ही में अपना कुछ, उर्दू, पर्शियन और अरबिक में अपना, लेकिन आप निकल के हिंदी का इतना बड़ा, फिर उसके जामिया, फिर वहां पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ये सब, और फिर जो लिटरेरी स्टेटस आपने गेन किया, वो ट्रेमेंडस स्टेटस है, ट्रेमेंडस वर्क है। और वो सिर्फ अच्छा, और आज भी डाउन टू अर्थ, किसी तरह की कोई एयर नहीं, किसी तरह का कोई वो नहीं कि हमारे अंदर ये है। जैसे सबसे मिल रहे हैं, जैसे बिल्कुल एकदम एक ऑर्डिनरी आदमी से मिलना चाहिए, वो मिल रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ा ऑनर है कि असगर भाई ने आकर के हमारे घर पे बैठे, और क्योंकि बचपन से एक इंटरेक्शन रहा, जब वहां थे तब भी, उसके बाद चले गए वहां से, फिर उसके बाद बीच में टच कम हुआ इनसे, लेकिन इधर हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा हो रहा। बहरहाल मैं उनका वेलकम करता हूं और अब गुजारिश करूंगा कि वो अपनी कुछ बातें, और जैन साहब, हमारे रविकिरण जैन साहब जो सीनियर एडवोकेट है, ये आपके लिए बहुत वो थे, मिलना चाहते थे आपसे, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 लफ्ज आपके बारे में कुछ आप अपना एक रिएक्शन तो दे ही दीजिए। मैं क्यों बाद में दूंगा? अच्छा, बात ठीक, हाँ बिल्कुल। आप 50 साल से कुछ कम पहले मेरा साहबका दिनमान में कोई असगर वजाहत साहब थे, वो अमेरिका से लिख के रहे। 2-3 लेखों में आपने अमेरिका के उस समय की जो हालात थी उनसे जो रूबरू कराया, तो वो वाकई
इस तरह से आँख खोलने वाला था कि कोई उस समय हमारे अगर आप बिल्कुल नए राइटर रहे होंगे और अमेरिका से इतनी इतनी बढ़िया वो लिख रहे थे कि दिनमान छाप रहा था। तो अमेरिकी समाज की सच्चाई जो उनकी प्रॉस्पेरिटी से बिल्कुल अलग है, वो सच्चाई कि हर बच्चा बंदूक उठाए घूम रहा है, वहाँ बंदूक पे कोई मुमानियत नहीं है, और जो हम लोग सुनते हैं कि वहाँ क्राइम नहीं होता, वहाँ क्राइम ऐसा होता है। यहाँ तक ऐसा क्राइम होता है कि आप लिखते हैं कि एक बूढ़ी महिला गरीब महिला से किसी तरह से मिले, कहीं पर मिल गए तो इनको देख के कांपने लगी, असगर वजाहत को देख के कांपने लगी, और इसलिए कांप रही थी कि वहाँ लोग आदतन कुछ गरीब लोगों को गोली मार देते हैं। बिल्कुल मेरी नस वो जम गई, ये ऐसा भी होता है। और वो समाज जो हमारे मध्य वर्ग में एक सपने की तरह है, तो उस समाज के बारे में जो आज से 50 साल पहले से कुछ समय कुछ कम, अब जाहिर बात है बहुत सी चीजें बदली होंगी, कुछ बेहतर भी हुआ होगा, लेकिन जरूर बदतर भी जरूर हुआ होगा। और प्रॉस्पेरिटी तो आप जान ही रहे कि वहाँ बढ़ गई है, और प्रॉस्पेरिटी का संबंध अगर क्राइम से है तो फिर आप वो समझ लीजिए। ये जरूर हुआ था कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर भी मैंने लिखा था कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ आके हमें सीख देता है कि आपके यहाँ कम्युनल राइट्स बहुत होते हैं, तो वो अपने यहाँ भी देख लें। तो मैंने वहाँ पे अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट उसका एक आंकड़ा दिया था कि वहाँ पे 2013 में तकरीबन 1200 दंगे होते हैं, और 1200 दंगों में 1000 से कुछ ज्यादा दंगे सिर्फ माइनॉरिटीज के खिलाफ होते हैं, एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो ये मैंने लिखा था, और मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो ये सच्चाई मुझे आप उस समय 75-76 में जो आपने जो लेख लिखे थे उसके बाद फिर मैं आपकी कहानियां वगैरह बहुत पढ़ता रहा। अब पूरा तफसील से एक एक कहानी का नाम नहीं मालूम, लेकिन जो कैरेक्टर है वो मुझे लगा कि आपकी कहानी में 2 बातें खास तौर से आती हैं। एक तो दंगा आपके दिमाग में जो है वो बहुत एक वैसे तारी है कि आप अपने रीडर्स को वो सारे अनुभव और वो अपना वो सारा चिंतन बता देना चाहते हैं जो आप लेखक के तौर पर समाज को देख रहे हैं, वो आपने बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। और केवल इतना ही नहीं कि दंगों के भी बीच का आपने मुस्लिम समाज के ये अक्सर हम लोग शिकायत उठाते हैं कि भाई कम्युनलिज्म के खिलाफ हम लोग जब बोलते हैं तो केवल हिंदू सोसाइटी में और हिंदू कम्युनलिज्म पर आवाज उठाते हैं। आपने मुस्लिम सोसाइटीज के बैकवर्डनेस पर बहुत सही जगह पर उंगली रखी है, और बड़े साहसिक ढंग से उस पर इन्होंने कभी इस बात की वो नहीं की कि इसको हिंदू सोसाइटी अप्रिशिएट करेगी या मुस्लिम सोसाइटी। वो इन्होंने लिखा एक लेखक के तौर पर जो महसूस किया और जो मुझे अच्छा लगा कई जगह पर। अब वो मैं माफी चाहूंगा चूंकि पहले से ज्यादा पता नहीं था कि यहाँ बोलना है, वरना मैं कहानियों के वो तफसील से वो डिटेल देता। लेकिन मुझे याद पड़ रहा है कि एक कहानी में आपने वो लिखा था कि मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के चलते एक परिवार है जो बकरीद पर ऊंट की कशी करता है, और उसकी वजह से उसके मन में जो दोहरी भावना है, एक तो ये कि उसने अच्छा काम किया है, रिलीजियस काम किया ऐसा उसको लग सकता है, और दूसरा समाज में जो एक अजब तरह से उसको डर हुआ कि ये ठीक नहीं हुआ, ऊंट को की कुर्बानी जो है वो ऐसा उसके मन में आता है। वो कहानी अब आप तो ये मुझको खास लगा कि आपने जिस सोसाइटी के आप हिस्सा हैं, जो आपने और नज़दीक से देखा होगा, तो उसके बारे में आपने उससे लिखा, तो मुझे ये बात अपील की। और आप वर्चुअली इस समय एक योद्धा की तरह हैं, कलम से लड़ाई लड़ रहे हैं आप समाज में, समाज की बुराई, और ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि सबको बुरी नहीं लग रही है। और वो जो है वो अजब, और आपके जो यात्रा विवरण है, अभी खास तौर से मुझको आपने शुक्रवार में 3-4 साल पहले जो लिखा था, जो नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में आप घूमते घूमते बर्मा पहुंच गए
पैदल चलते चलते आप बर्मा पहुंच गए, आपको पता ही नहीं था। जब 4-6 किलोमीटर अंदर चलेंगे तो नागालैंड से वो तो ये मुझको बड़ा अच्छा लगा कि आपके अंदर एक यात्री बैठा हुआ है। हाँ, 3-4 साल पहले तो एक यात्री बैठा हुआ है जो इस बात की परवाह नहीं करता वो कहाँ है इस धरती पर। अभी भी वो यात्री है। हाँ, वही तो, ये बात मुझको बड़ी अपील की। और बहुत सी बातें हैं जो फिर कभी पढ़ के मैं अगर फरमान भाई कहेंगे तो बोलूंगा या लिखूंगा। तो अभी तो फिलहाल एक बात और मैं आपने जो है वस्ताद चेला बदकही करके जो हंस में लिखा है, उस बदकही से प्रभावित होकर कुछ मैंने भी बदकही जो है चचा भतीजा बदकही ये फेसबुक पे कुछ लिखे हैं कंटेम्परेरी इशूज पर लिखे, वो मैंने कोशिश की आपकी उससे। आप आइए इधर आइए। उसके सामने रख दीजिए चिप्स, तो वो लेंगे चिप्स। चिल्लाता है बेचारा। बेटा वो वही उसको वहाँ कर दीजिए अपने पास। यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ इसके बाद हटेगा नहीं, आप वहाँ बैठा दीजिए अपने बगल में बैठा दीजिए। अब वो नहीं देता। डॉक्टर भाई से गुजारिश है कि आप एक चीज थोड़ा सा सर उसको कवर करिएगा। वो नैनीताल में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, बल्कि मैंने ही पूछा था कि जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मिया ही नहीं, तो ये आपने इसको शीर्षक क्यों रखा? क्या लाहौर को लेकर आपका बड़ा मतलब जो उसके प्रति आपके मन में बहुत ज्यादा दूसरा एक ही है, एक सर उसमें इसी जुड़ा है। देखिए एक पुरानी कहावत है ये लाहौर के बारे में, और ये कहावत जो है वो पार्टीशन से पहले की है। लाहौर जो है वो पार्टीशन से पहले एक ऐसा शहर माना जाता था जिसको हम कह सकते हैं कि एक हाई कल्चर सिटी। दिल्ली की जो कॉलेजेस हैं वो लाहौर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। लाहौर का जो फैशन है, लाहौर में जो आर्किटेक्चर है, लाहौर में जो टाउन प्लानिंग थी उनकी, उसको ये माना जाता था कि ये कलकत्ते के बाद, तो अंग्रेज़ों को 2 शहर बहुत पसंद थे, कलकत्ता और लाहौर। तो लाहौर के पसंद होने की वजह भी थी, हिस्टोरिकल रीज़न थे लाहौर क्यों पसंद था उनको। तो धीरे धीरे लाहौर एक ऐसा शहर बन गया था कि जिसको आप हाई कल्चर सिटी कहते थे, जहाँ म्यूज़िक है, जहाँ संगीत है, जहाँ पर लिटरेचर है। उर्दू का पूरा जो बड़े बड़े शायर लाहौर में तो ये कहावत बनी कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। मतलब जो हाई कल्चर जिस आदमी के पास नहीं है, जो आदमी कल्चर्ड नहीं है, वो पैदा ही नहीं हुआ है, उसका जन्म ही नहीं हुआ है। तो उसको कहते थे कि जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। कि जो आदमी ये सब नहीं जानता, संगीत में रुचि नहीं है, साहित्य में नहीं है, कलाओं में नहीं है, तो उसका तो पैदा होने को क्या माना जाए कि वो तो पैदा ही नहीं हुआ अभी। तो इस वजह से उसका नाम जो है वो ये सर दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि इसी जिन लाहौर ने देखा का प्रतिस्थापन जो है हबीब तनवीर में भी किया और निर्मल पांडे ने भी किया। हाँ। तो आपकी दृष्टि में किसका ज्यादा आपकी फीलिंग्स को कन्वे कर पा रहे? देखिए, हबीब तनवीर बहुत यूनिक किस्म के और बहुत ही विलक्षण जो है वो डायरेक्टर थे। और आप लोग जानते हैं कि हबीब तनवीर की जो बड़ी शोहरत है वो आगरा बाज़ार से है। आगरा बाज़ार किया उन्होंने, उसके बाद मिट्टी की गाड़ी उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासी कलाकारों को लेके नाटक किए, जिसके शो उन्होंने लंदन में भी किए थे। तो उनकी शोहरत इस बात पे थी कि वो फोक से सब्जेक्ट उठाते हैं और आदिवासियों के साथ काम करते हैं और उनके ज़रिए से वो ड्रामा करते हैं। जब मुझे ये पता चला कि वो ये ड्रामा करना चाहते हैं तो मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल बंधा हुआ ड्रामा है जिसमें स्ट्रक्चर्ड है पूरा। तो स्ट्रक्चर्ड प्ले और जिसका फोक से कोई ताल्लुक़ नहीं है ज़्यादा, वो करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने इसको इतनी खूबी से किया कि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और डायरेक्टर इसको कर पाया।
जबकि ये इसके शोज़ बहुत हुए, बहुत ज़्यादा शोज़ हुए। वो जानते थे कि प्ले की स्क्रिप्ट में कहाँ पर कितना पॉज आना है, कहाँ कितना स्ट्रेस देना है, कहाँ किस डायलॉग की डिलीवरी के बाद जो है वो दूसरे डायलॉग के अंदर कितने सेकंड का फ़र्क होगा, ऑडियंस जो है वो किसके ऊपर रिएक्ट करेगी, तो उसकी रिएक्शन का टाइमिंग उनको पता था कि रिएक्शन इतना होगा और फिर दूसरा डायलॉग बोला। ऐसा ना हो कि रिएक्शन पे बोल दिया गया, तो रिएक्शन पे बोल देंगे तो वो लोग उसको नहीं ले पाएंगे। तो बहुत बढ़िया डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छे शो किए। और ये श्री राम सेंटर वाले उसके प्रोड्यूसर थे, दोनों पन्ना भरतराम उसकी जो मालकिन थी, तो उनसे एक बार बात हो रही थी तो कह रही थी कि हम अपनी रेपेटरी बंद करने वाले थे, लेकिन आपका नाटक हमने शुरू किया और हमें इतने कमीशन शो मिले कि हमारी रेपेटरी जो है वो बंद नहीं हुई, वो अभी भी जारी है, चल रही है, रेपेटरी चल रही है। तो लोगों ने पसंद किया। आप पूछते हैं लोग के क्यों पसंद किया, क्या वजह है, तो वो सीधी वजह ये है कि इंसान के जो जज्बात हैं, इंसान की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं उसकी, तो उन फीलिंग्स को जब आप सामने लाते हैं तो वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग पसंद करते हैं। और फिर ये है कि जो पार्टीशन जैसी प्रॉब्लम, इसका एक मज़ेदार जो है वो जो है वो हम लोग कहते हैं हिंदी में स्त्री विमर्श, विमेन डिस्कोर्स भी है। एक लड़की जो है वो अपनी माँ से पूछती है जो लाहौर गई है कि वहाँ अगर एक मकान में हम और ये हिंदू माई जो है साथ साथ रह सकते हैं, तो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ क्यों नहीं रह सकते थे, पार्टीशन क्यों हुआ। तो पूछते हैं कि पार्टीशन क्यों हुआ, तो उसकी माँ कहती है कि अपने अब्बा से पूछना। अपने अब्बा से पूछने का सीधा सा सीधा इशारा ये है कि ये सब मर्दों की शरारत है ना। 50% आबादी से तो वो पूछते ही नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। 50% आबादी जो है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, और जबकि खमियाजा भुगतना पड़ता है उनको, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उनको। इसी तरह से ड्रामे में जहाँ आप देखते हैं कि कुछ ऐसा है कि कोई बैड फीलिंग किसी के अंदर आ रही है, रिवेंज लेने की या उसको मारने की, तो उस बैड फीलिंग को जो ख़त्म करने का काम है, उसको डाइल्यूट करने का काम है, वो विमेन कैरेक्टर्स करते हैं। तो इसका एक ये विमेन डिस्कोर्स जो है वो ड्रामे का बनता है। तो और तो चीज़ें हैं बहुत ही मज़ेदार हैं, इंटरेस्टिंग हैं। पहले शो के बाद कुछ सिख आए हम लोगों के पास, सरदार, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आप पार्टीशन के विटनेस नहीं है, ना आप सफरर हैं, जो डायरेक्टर है वो भी नहीं है, डायरेक्टर जो है वो भी पार्टीशन का सफरर नहीं है, ना वो पंजाब का है। आप लोगों ने अनजाने में, आप जानते नहीं थे कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर दिया कि वो हम लोगों के दिलों को छू गया। तो अब ये देखिए कि बहुत से काम अनजाने में हो जाते हैं, मतलब उसको आप कितना कर रहे हैं खुद ही पता नहीं होता आपको, है ना, लेकिन वो इतने इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये ड्रामे के बारे में। और महाबली वाला जो आपका वो है, हाँ, महाबली के ये तुलसीदास जो है वो, उनको दो बातें हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि एक तो उन्होंने आइडिया को डेमोक्रेटाइज किया, जो राम कथा है, और मध्यकाल में या उससे पहले भी सारे विचार जो हैं वो धर्म के माध्यम से आते थे। धर्म जो था वो विचारों को पहुंचाता था, अच्छे विचार, समाज को बनाने वाले विचार, समाज को जोड़ने वाले विचार, वो धर्म के माध्यम से आते थे। तो तुलसीदास ने उसको आइडिया को राम कथा के माध्यम से डेमोक्रेटाइज किया, और डेमोक्रेटाइज करने के लिए ज़रूरी है कि वो जनभाषा में हो, लोक भाषा में हो, और ज्ञान के ऊपर भाषा का ताला लगा होता है। जैसे आज
अंग्रेजी का ताला लगा है ज्ञान के ऊपर। अगर आपको ज्ञान लेना है तो आप अंग्रेजी पढ़िए, अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञान को नहीं खोल सकते, ज्ञान बंद है उसके अंदर। और भाषा के ताले को खोलना बहुत बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। इस काम को मध्यकाल में तुलसी ने किया कि उन्होंने राम कथा को जो है जनभाषा में, लोक भाषा में लिखा। और इसका कितना विरोध हुआ होगा ये आप देखिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर ताला बंद है, भाषा का ताला बंद है ज्ञान पर, तो उससे कुछ लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। एक क्लास है आपके समाज में जो पूरा बेनिफिट हो रहा है उसको कि ज़बान का ताला पड़ा हुआ है ना, कि भाई हम जानते हैं वो ज़बान, अगर तुम्हें ताला खुलवाना हो तो हमारे हमसे बात करो, है ना। तो स्टेटस को जो था पूरा, उसको चैलेंज करने वाला काम उस टाइम पर उन्होंने किया, जो आज भी करना बड़ा मुश्किल है, आज भी करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जो राज सत्ता के साथ और कला के संबंध होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बड़े मज़ेदार हैं, और वो हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में। जैसे ईरान में आप देखिए कि जो शाहनामा है फिरदौसी का, तो फिरदौसी के और वहाँ के बादशाह के बीच में जो वादा किया था फिरदौसी से कि ये किताब लिखोगे तो तुम्हें इतना इसका अवार्ड मिलेगा, वो दिया नहीं। तो फिरदौसी ने उस बादशाह के ख़िलाफ़ इतनी मोटी किताब लिखने के बाद 10 लाइनें लिखी। वो 10 लाइनें इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई, पॉपुलर हुई कि एक दिन सुल्तान से उसके सब वज़ीरों ने मिल के कहा कि साहब वो जो पैसा निकलता है पोएट का, कवि का, शायर का, वो उसको दे दिया जाए। तो सुल्तान ने कहा क्यों? तो इन लोगों ने कहा कि हम साम्राज्य में जहाँ भी जाते हैं हमें वो लाइनें सुनने को मिलती जो आपके निंदा में, आपके खिलाफ लिखी गई हैं, और हमारा सर जो है शर्म से झुक जाता है। तो देखिए हमारे सुल्तान के बारे में ऐसी बातें लिखी। तो उन्होंने कहा ठीक है वो पैसा भिजवाओ। लेकिन ये कहते हैं कि वो पैसा जब उसके घर जा रहा था तो वहाँ से उसका जनाजा निकल रहा था, है ना। तो वो पूरे इतिहास में वो ऋण मुक्त नहीं हो पाया। बादशाह के ऊपर जो है वो कर्ज अभी भी चढ़ा हुआ है, उतरा ही नहीं है। तो तुलसीदास के समय में जो अकबर जैसा सम्राट था, जो कला प्रेमी था, जो राम कथा को अप्रिशिएट करता था, जिसने राम टका सिक्का डलवाया था जिसके ऊपर राम और सीता की तस्वीर थी, तो उसके साथ तुलसी के संबंध जो हैं वो क्या थे, कैसे थे, नहीं थे तो क्यों नहीं थे, कौन लोग थे जो दोनों के बीच में कॉमन थे। टोडरमल और अब्दुल रहीम खान खाना दोनों थे। इतिहास तो ये नहीं बताता कि अकबर और तुलसीदास कभी आमने सामने आए हों, लेकिन तुलसीदास जो है दरबार में क्यों नहीं गए और अकबर उनको क्यों बुलाना चाहता था। दोनों सवाल में बड़े मज़े के हैं कि अकबर जैसे सुल्तान के पास किस चीज़ की कमी थी कि वो बनारस के एक घाट पर बैठे हुए एक राम भक्त कवि को चाहता था कि वो सिकरी आ जाए। भाई तुम्हें क्या कमी, किसी बात की कमी नहीं। तुलसीदास जिनका इतना विरोध हो रहा था बनारस में, उनके ऊपर उनको मार डालने की, जला देने की सारी कोशिशें हो, उसके लिए ये क्या मुश्किल था कि अगर वो एक बार सीकरी चला जाता तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती। सत्ता है ना, इतिहास उम्मतदास का भी तो यही संतन को कहा सीकरी से काम, उम्मतदास का वो तो बाद में जब लौटे थे तब। तो ये दोनों जो हैं इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन, मतलब तुलसीदास ने खास तौर से। तो इस नाटक में आखिरी सीन जो है उसमें ये इमेजिन किया गया है कि कल्पना में या स्वप्न में दोनों मिलते हैं, और फिर ये बात होती है कि
क्यों नहीं आए, क्यों नहीं गए तुलसीदास, और क्यों उसने बुलाया, क्यों बुलाने की कोशिश की। तो ये स्टेट और आर्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए आर्ट अपने आप को ये मानती है कि वो अच्छी कला जो है वो जोग्राफिकल और टाइम बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाती है ना। अच्छा, जो राजनेता है या जो एक तरह से पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो ज्योग्राफी और टाइम की बाउंडिंग होती है उसके ऊपर, है ना। वो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो गई, वो एक ज्योग्राफिकल एरिया में, उसके बाहर नहीं। अकबर जो है वो इतिहास की किताबों में है, तुलसीदास जो है उनकी रचना पूरी दुनिया में है। मॉरिशस और ट्रिनिडाड और सूरीनाम और कनाडा, जहाँ भी जाएं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ इंडियन डायस्पोरा है, तुलसीदास वहाँ है। 16वीं शताब्दी से लेके अब तक जीवित हैं, चल रहे हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री को तोड़ दिया। तो वो ये मानता है, जो कवि है, रचनाकार है, कि ये राज सत्ता जो है इसका, ये तो क्षणिक है, ये तो कुछ सालों की है। तो तुलसीदास इसीलिए अकबर से पूछते हैं कि आपने मुझे बुलाया था, तो आपको बुलाने की हिम्मत कैसे पड़ी मुझे, क्योंकि बड़ा छोटे को बुलाता है, छोटा बड़े को नहीं बुलाता है। तो मैं अगर आपको बुलाता तब तो ठीक था और आप आते, लेकिन आपने कैसे मुझे बुला लिया, है ना। तो इस तरह से ये जो बाद में इस नाटक के बारे में, ये अभी M.K. रैना करेंगे उसको, वो स्टेज करेंगे उसको, M.K. रैना करेंगे। तो एक हाइपोथेटिकल ऐसी चीज़ें कि जो रेलिवेंट भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आज नहीं है, आज भी है। तो किस तरह से होता है, बहुत लोग मिसालें देते हैं इस तरह की। ये सर ये कुम्भन दास का भी तो ही था ना कि उन्होंने इस पे लिखा भी था कि कुम्भन दास तो गए थे, कुम्भन दास गए थे, और उसके बाद जब वो लौटे तो उन्होंने लिखा। वैसे ये कि मेरा विषय तो यही है ना कि वो राज सत्ता और कला के जो संबंध हैं, जो उनका विवाद। कुम्भन दास का एक्चुअली प्रायश्चित भी है, और भी जो अभी जिस नाटक के ऊपर जो यहाँ किया था आप लोगों ने, वही गोडसे गांधी वाला जी, तो उसके ऊपर तो वो फीचर फिल्म बन गई है, देखिएगा। और काफ़ी सेंसर में उसकी काफ़ी दिक्कतें आई थी, सर। लेकिन उसमें ये कहने के लिए माफ किया जाए कि मुझको ऐसा लगा कि कथ्य उसका कहीं पर, चाहे पुअर प्रेजेंटेशन की वजह से रहा हो, जो नाटक किया गया उसमें मतलब ऑडियंस का कुछ रिस्पांस ये था कि गोडसे की डायलॉग पर ज्यादा तालियां आ रही थी, और खासतौर से वो एक डायलॉग कि भारत बदल रहा है गांधी, और ये कुछ ऐसा एक ये सिंगल सेंटेंस, आई डोंट नो ये ड्रामा में है कि नहीं, ये उस बात को सही कम्युनिकेट नहीं कर पाता जो हम सबका कंसर्न है। लेकिन वही जो 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 आपका कंसर्न है, वही चीज तो आज की हकीकत भी है कि मैक्सिमम हमारी सोसाइटी जो है वो उसी बात को बिलीव कर रही है जो उस डायलॉग में कहा गया है। एक्चुअली देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है कि डायलॉग जो भी है उसको किस तरह से डायरेक्ट किया गया, प्रेजेंट किया गया। जैसे एक बात ये है कि भागो मत मारो, और दूसरा है भागो मत मारो, तो वो वहां पे वही खेल हुआ था, उसको इंटरप्रेट किसी और तरह से कर दिया गया। और ये डायरेक्टर पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने एक्टर से कहा हुआ है कि तुम्हें डायलॉग ऐसे बोलना है कि ये न लगे कि ये सच है ना, तुम्हें डायलॉग ऐसे बोलना है कि लगे कि तुम जो कह रहे हो वो लफ्जों में वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए, वो बोल देगा एक्टर को अगर आप ही कहेंगे। लेकिन अगर एक्टर से आपने कह दिया कि नहीं, उसके अंदर तुम्हारी पूरी फोर्स, सिंसियरिटी, तुम्हारी ऑनेस्टी आ जाए, वो उस तरह बोल देगा, तो दोनों के मतलब
अच्छा, दूसरी बात ये है कि गांधी के डायलॉग्स बोलने के लिए कितना कितना पॉज और कितना स्ट्रेस चाहिए होगा, ये डायरेक्टर को तय करना है। जैसे गांधी पूछता है ड्रामे में गोडसे से कि तुम भारत से प्रेम करते हो, तो गोडसे ने प्राणों से अधिक प्यार करता हूँ, प्राणों से अधिक। गांधी पूछते हैं कि तुमने भारत देखा है? अब ये जो गांधी बोलते हैं तो सब जानते हैं, लोगों को मालूम है कि गोडसे ने 3 शहर छोड़ के, पूना, बम्बई और दिल्ली, 3 शहर छोड़ के चौथा शहर देखा नहीं। तो जब गांधी पूछते हैं कि तुमने देश को देखा है, तो वो घबरा करके कहता है कि हाँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है? तो गांधी, तुम देश से बिना देखे प्यार करते हो। अब बिना देखे हुए प्यार करने का मतलब सीधा सा है कि या तो तुम बहुत नासमझ हो, है ना, या तुम बहुत मूर्ख हो, या तुम बहुत चालाक हो, है ना। इन 3 में से कुछ और हो नहीं सकता अगर कोई किसी से बिना देखे हुए प्रेम कर रहा है ना। प्रेम करने के लिए जरूरी है कि आप उसको जाने जिससे आप प्रेम कर रहे हो। तो जब, और गांधी ने, आप जानते हैं कि पूरा मतलब वो 2 साल तक पूरे भारत में घूमते रहे और उन्होंने जो है वो सारे हिस्से देखे, जिससे कि उनको अंदाजा हुआ कि ये देश है क्या, है ना। गोडसे को तो क्या मालूम हुआ कि ये देश क्या है, क्योंकि बाद में देखे ही नहीं देश को, तो आपको पता क्या होगा कि देश क्या है? तो इस तरह से नाटक में जो डायलॉग्स हैं वो बोलने के ऊपर, वो डायरेक्टर जिस तरह से कह रहा है उससे उनके अर्थ जो हैं वो बनते और बदलते हैं, बनते और बदलते हैं, ये होता है दरअसल। यही एमसी बेटसी थी जहाँ आपका कल हुआ था, यहीं पर ये नाटक खेला गया था और आई वॉज शॉक्ड, वेरी डीपली शॉक्ड, एंड आई वॉज नॉट एलोन। मैंने महसूस किया कि मेरे जैसे बहुत से सोचने समझने वाले और खासतौर से एक्टिविस्ट थे, और मैं ये समझ गया कि कुछ खेल इस पर्टिकुलर एक डायलॉग में है, और जो डायलॉग आप बता रहे हैं इसकी कोई प्रेजेंटेशन वहाँ हुई ही नहीं, या बहुत पुअर प्रेजेंटेशन। सर मैं सर इनकी ही बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि वाकई ये जो नाटक हुआ था उससे शहर के सेकुलर फोर्सेस को अच्छा नहीं लगा था, और उन कारणों से ही जो कारण वो जिक्र कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर मानते हैं, ऐसे लोगों के हाथ से ही वो नाटक खेला गया, तो उन लोगों ने ऐसा किया था, ऐसा लगा था। जी, ये है कि अगर मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी को इसमें विलेन बनाया जाए, नाटककार बनाए। अगर वो विलेन है कोई तो वो निकले अपने आप, मैं नहीं बना रहा हूँ किसी को, है ना। मैं तो जो जिसके विचार हैं और जो जिसकी पोजीशन है वो दिखा रहा हूँ, है ना। और उसके नाटक के अंदर से जो कॉन्फ्लिक्ट निकल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके अगर दर्शक समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसको समझा नहीं रहा हूँ पाठक दर्शक को, है ना। अब ये है कि गोडसे के बारे में जो लिखा गया, जो लिखा है नाटक में मैंने, तो वो हिस्टोरिकली करेक्ट है, वो इनकरेक्ट नहीं है ना। जिसके के आपको किताबों में मिलता है, लोगों के बयानों में मिलता है, सब सारा कुछ मिलता है। गांधी की एक लाइन है, मेरे ख्याल से शायद नाटक में हो या नहीं है, नहीं प्ले में है कि नहीं है, फिल्म में उसको रखा है नाटक। गांधी गोडसे से कहते हैं कि तुम बेईमान नहीं हो, तुम चोर उचक्के बदमाश नहीं हो, है ना, मैं ये मानता हूँ, है ना। लेकिन तुम्हारे जो विचार हैं, तुम्हारे विचार जो हैं वो ना तुम्हारे लिए अच्छे हैं और ना तुम्हारे देश के लिए अच्छे हैं। तो लेकिन तुम चोर नहीं हो, बेईमान नहीं हो, है ना, पाखंडी नहीं हो। अगर तुम ऐसे होते तो तुमने मेरे ऊपर हमला न किया होता। तो अब ये है कि बहुत से लोग हो सकता है कि कहें उससे कि अरे तो गोडसे को तो हम गाली देते हैं भाई, हम बहुत ही तो वो उनका अधिकार है, आप जो चाहें कहें। लेकिन ये कि हकीकत जो है वो यही है कि
वो आदमी जो है वो भ्रमित आदमी है। वो जो है वो जो जो उसके विचार हैं, जो वो सोचता है, तो वो अब जैसे उसमें गीता का है पूरा, है ना। गांधी कहते हैं कि भाई कर्म जो है वो गीता डिफाइन करती है कि यज्ञ कर्म जो है वही कर्म है। तो किसी को गोली मारना जो है वो यज्ञ कर्म नहीं हुआ, है ना। गोली मारना तो कहाँ है, जो अच्छे काम है उन्हीं को कर्म मानती है गीता। तो तुम अगर गीता का सहारा ले रहे हो तो वो भी गलत सहारा है। तो इस तरह का है। लेकिन जब ये आएगी सामने तो डिबेट होगी, और बहुत अच्छा है कि इस बारे में डिबेट हो। और सेंसर ने इसको पास कर दिया है, वो भी बड़ी खुशी की बात है। 2 बार स्क्रीनिंग हुई इसकी, उसके बाद असल में आज शाम को आप जहां पर अपना कार्यक्रम देने वाले हैं, उन लोगों के द्वारा ही यह नाटक खेला गया था। और वैसे तो वह डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं किया जाता, उनका ही वो है। लेकिन उनकी डेथ के बाद वहां पे कुछ इस तरह की गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि वो सेकुलर लाइन से अलग हट रहे हैं। और बहुत ठीक है ये आपका ऑब्जर्वेशन। और किसी चीज के बारे में, वरना फिर मैं अपना कंसर्न है वो देखिएगा। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो हिंदी प्रदेश है। हिंदी प्रदेशों से बड़ा कोई कंसर्न इस वक्त मेरे ख्याल से मेरी नज़र में नहीं है। आपको बड़ी ये जानकारी दे रहा हूँ। मेरे नाटक हिंदी में होने से पहले कन्नड़ में होते हैं, मलयालम में होते हैं, है ना। उसके बाद हिंदी में होते हैं। हिंदी प्रदेशों का जो सांस्कृतिक स्थिति है वो बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। तमिलनाडु में जो मोबाइल लाइब्रेरी आंदोलन है ये सन 56 से शुरू हुआ था। हमारे यहाँ हिंदी प्रदेशों में कितना है कैसा है मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता हूँ। मराठी में पूना में गया, पूना में मैं नाटक देख के लौट रहा था एक ऑटो के ऊपर, तो किसी का फ़ोन आ गया। उन्होंने पूछा भाई कहाँ से आ रहे हैं, तो मैंने नाम बताया नाटक का, वहाँ से आ रहा हूँ देख के। ऑटो रिक्शे वाले बोले कि वो नाटक मैं देख चुका हूँ, और वो मुझसे बाकायदा नाटक की चर्चा करने लगे कि उन्होंने क्या देखा नाटक। मराठी में पूना के अंदर कम से कम 30 नाटकों के शो एक दिन में होते हैं। उनके लोकल अखबार जो हैं वो नाटकों के उससे भरे रहते हैं, एडवर्टीजमेंट से। वहाँ मराठी दलित लेखकों ने मुझे 2 बार सम्मेलनों में बुलाया। तो किताबों की झांकी निकाली जाती है, किताबों की आरती उतारते हैं, किताबों को लेके वो शहर में मार्च करते हैं, पीछे पीछे लेखक चलते हैं, संगीत बजता है, जो 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 वो हैं लोक नृत्य की मंडलियाँ चलती हैं, और पूरा शहर लगता ये है कि ये साहित्य और संस्कृति में डूबा हुआ है। 3-3 हज़ार आदमी वहाँ के जो साहित्य सम्मेलन में आता है, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको केवल खिचड़ी खिलाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। केले के पत्ते के ऊपर उन्होंने कहा कि आप हमारे गेस्ट हैं लेकिन हम मजबूर हैं। और उनका ये सब चंदे से हो रहा है, और चंदे के रूप में हम किसी से 1 रुपया या 1 मुट्ठी चावल मांगते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं मांगते, इससे ज़्यादा मत दो। कहने का मतलब ये है कि हिंदी प्रदेशों को छोड़कर और देश के दूसरे प्रदेशों में जो सांस्कृतिक चेतना है, जो साहित्य के लिए, जो कलाओं के लिए, जो संगीत के लिए, एक बार चेन्नई चले गए जब वहाँ संगीत सम्मेलन हो रहा था चेन्नई में, तो बताया गया कि चेन्नई के किसी होटल में कोई एक कमरा नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि संगीत सम्मेलन में जो लोग आ गए हैं वो पूरा शहर उनसे भर गया है।
तो हमें 80 किलोमीटर दूर जो जाना पड़ा कमरा मतलब रहने के लिए। तो सवाल ये है कि जब पूरे देश में जो अलग अलग विभिन्न प्रदेश हैं वहाँ सांस्कृतिक चेतना का ये स्थिति है, तो हमारे हिंदी प्रदेशों में ऐसा क्या है, क्या उसका कारण है, क्या उसकी वजह है, क्यों हुआ ऐसा, है ना। किताबों के बिकने का आप देखिए, हिंदी की किताबें आपको, हिंदी के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके घरों में आपको हिंदी किताब नहीं मिलेगी, है ना। क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा, और हम ये जानते हैं कि सांस्कृतिक चेतना के बिना किसी तरह का, खास तौर से डेमोक्रेसी तो हो ही नहीं सकती डेवलप। डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट जो है वो बिना सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के संभव नहीं है। तो जिस तरह की डेमोक्रेसी हमको मिल रही है या हम बना रहे हैं, तो उस डेमोक्रेसी में जो नेतृत्व है उसके पास भी कोई साहित्य की और कलाओं की के बारे में कोई कंसर्न नहीं है। किसी चुनाव में आपने देखा कभी भाषा को, साहित्य को, कलाओं को कोई इशू बनाया गया? तो कभी नहीं बना। तो हिंदी प्रदेशों में ऐसा क्या है, और इलाहाबाद जो है वो तो बहुत ही मुख्य रूप से एक केंद्र रहा है हिंदी प्रदेशों में साहित्य और संस्कृति का। तो ऐसा ये एक बातचीत का, चिंता का विषय है, उसके ऊपर क्या किया जाना चाहिए। बांग्ला में देखिए आप, बांग्ला में लोगों ने बताया कि साहब अगर एक कवि जो है वो सड़क पार कर रहा है, लाल बत्ती के उधर खड़ा है, तो इधर जो लोग खड़े हैं तो वो जानते हैं उस कवि को, पहचानते हैं उसको कि हाँ वो हमारा कवि है, वो आ रहा है, क्रॉस कर रहा है सड़क। कितनी पॉपुलैरिटी है वहाँ पर, इतनी ज़्यादा जो है वो जागरूकता है। तो हिंदी में हमारे यहाँ नहीं, ये एक मुख्य बात है। सर, ये जो हमारे मुल्क का पॉलिटिकल और सोशल सिनेरियो जो चेंज हुआ इधर, खास तौर से जब से मौजूदा हुकूमत यहाँ पे है, तो इसमें लिटरेचर क्या इस सिनेरियो को चेंज करने में क्या रोल प्ले कर सकता है? किसी आप ऐसी जगह का, ऐसे देश का नाम बता दें जहाँ समाज व्यवस्था बहुत अच्छी हो और कल्चर और लिटरेचर जो है बहुत लो हो। ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप कल्चर और लिटरेचर को जब आप बढ़ाते हैं तो लोगों की जो जागरूकता है, लोगों का जो लेवल है, जो समझदारी है लोगों की, वो बढ़ती है। और वो जब बढ़ती है तो वो एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, है ना। तो दोनों का बहुत गहरा संबंध है। और मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले 5-7 साल नहीं, आप और ऊपर से जोड़िए, है ना, जब से देश आज़ाद हुआ, है ना। नेहरू का युग आप छोड़ दीजिए, नेहरू का युग को तो हम कहते हैं कि आज़ादी के बाद का एक बड़ा ऐसा युग रहा है कि जो ग्लोरियस युग है। लेकिन डिक्लाइन जो शुरू होता है तो बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन शुरू होता है। वो हर चीज़ में, साहित्य में, कलाओं में, मतलब उनको ये एक स्थिति बनी। तो इसके बारे में कुछ किया जाना या सोचना ज़रूरी है। कम से कम आदमी बात ही करे, लिखे या पढ़े, जो कुछ करे। दिल्ली में भी आप देखिए हालत जो है वो ये है कि हिंदी को विशेष रूप, अंग्रेजी का आप कोई प्रोग्राम करिए तो वहाँ आपको कोई किसी तरह की चिंता की बात नहीं है ना। लेकिन हिंदी का अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो फिर उसमें, लाहौर में ज़रूर देखा मैंने, लाहौर में ये फैज़ अहमद फैज़ की जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन थे उसमें गया था मैं। तो फैज़ के ऊपर एक प्रोग्राम होना था जो लिटरेरी प्रोग्राम था, और 2-3 लोगों को बैठ के कुछ डिस्कस करना था।
वहाँ जो लोग आ रहे थे उनको देख के ये लग रहा था कि ये शहर का एक बहुत ही संभ्रांत और बहुत एलीट तबका है जो यहाँ आ रहा है। और मैंने सोचा कि क्या दिल्ली में किसी साहित्यिक प्रोग्राम में ऐसे लोग आते हैं, तो मुझे पता लगा नहीं, ऐसे लोग नहीं आते, दिल्ली के साहित्यिक प्रोग्राम में नहीं आते। एक मीटिंग में वहाँ एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी थे, वो प्रिसाइड कर रहे थे, फैज़ के बारे में मीटिंग थी। तो वो जब अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस देने लगे तो उन्होंने फैज़ की एक पूरी कविता जो उन्हें ज़बानी याद थी वो उन्होंने सुना दी। अब मैंने सोचा कि हमारे यहाँ के जो IAS ऑफिसर हैं, मान लीजिए हिंदी रीजन के, तो वो निराला की कोई कविता उनको याद होगी, या मुक्तिबोध की कोई कविता याद होगी, या और किसी कवि का कुछ याद होगा, या वो हिंदी पढ़ते भी होंगे या नहीं पढ़ते होंगे। तो क्यों है ऐसी हालत, क्या वजह है, ये बहुत सोचने की बात, बहुत सोचने की बात। सर इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने बताए हैं, ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये एक्सेप्शन भी हो सकते हैं और एक्सेप्शन हमारे यहाँ भी होते हैं। और आप जानते होंगे नाम अशोक वाजपेयी हैं, तो वो अब IAS भी थे और वो निराला और मुक्तिबोध और सबके लिए बाकायदा, भले याद ना हो लेकिन काफी जानकारी रखते हैं, लिखते हैं, और वो खुद भी पोएट हैं। और एक हमारे यहाँ एक पुलिस ऑफिसर है जो एक उसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए, उनको आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी है, लेकिन अब सवाल ये कि जो निज़ाम हमारे यहाँ है और स्थिति बहुत सही है, बढ़िया चल रही है, ये मानना भी अपने आप में जो है ना वाजिब है। अगर आप मानते हैं बहुत अच्छी बात। हिंदी प्रदेशों की जो स्थिति है ना, कुल मिला जुला के बात ये हो रही है कि हिंदी प्रदेशों की सांस्कृतिक साहित्यिक जो स्थिति है वो क्या है। अब वो ठीक है, एक आध एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल मैं भी दे दूं और बहुत से दे दूं, लेकिन ये है कि कुल मिला जुला करके जो स्थिति बनी है वो क्या है। हमारे शहर में फतेहपुर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, बड़ी अच्छी, आपको याद होगा, कमला लाइब्रेरी। आज उसकी इमारत जो है वो गिरी हुई है, किताबें जो है वो भीग रही हैं, है ना, और वो जो है वो कूड़ेदान बन गया है। किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया? पढ़ने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए हम लोग वहाँ जाते थे। कमला लाइब्रेरी का ये स्टेटस था कि जहाँ कुछ कोई किताब न मिले आपको तो वहाँ जाकर के पूछो। पांडे जी हमारे यहाँ जो लेक्चरर थे वो कहते थे चले जाओ वहाँ जाओ, देखो शायद अपनी स्कूल में नहीं है वहाँ। अपनी ये लोक सेवक मंडल में जो लाइब्रेरी थी वो मुद्दतों से खुली ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खुला उसका। क्यों? वो तो उसमें और गतिविधियां होती है, तो इसे बिल्डिंग बरकरार है, लेकिन लाइब्रेरी की क्या हालत है ये भगवान ही जानता है। और ये भी नहीं है कि 10-20 लोगों ने ये कंप्लेंट की हो। कंप्लेंट तो किसी नहीं की। अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्या हमें अपने समाज से कोई सरोकार नहीं है? हमें कोई मतलब नहीं है, जो चाहे जैसा चाहे। साहित्य के क्षेत्र में कम से कम हम कुछ नहीं बोलना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, क्यों? जबकि दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं है। मराठी में जो ऑडिटोरियम है जहाँ नाटक होते हैं, उनका किराया मैंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी 5-10 हज़ार रुपये किराया होता है, और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बनवाए हैं, हम चले जाते हैं, करते हैं, रिहर्सल के लिए जगह है। दिल्ली में आप जाइए तो आपको 40,000 50,000 से कम के ऊपर कोई जगह तो है मिलेगी। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? अगर सरकारें जो हैं वो फ्री साइकिल दे सकती हैं, है ना, फ्री वो सिलाई मशीन दे सकती हैं, लैपटॉप और दुनिया लैपटॉप दे सकती हैं, तो वो ये क्यों नहीं कर सकती? ये भी करना चाहिए, क्यों नहीं करती? अच्छा, फिर ये कि कोई कहता भी नहीं उनसे करो। हाँ, कहा जाए तो करें, वो अगर कहा जाए तो जरूर करेंगे। मजेदार बात। सर एक ये भी है कि सर साहित्य का ये जो संगठन है, जैसे कि आप जानते हैं सर कि प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और अब एक जन संस्कृति मंच, तो क्या साहित्य के में इन संगठनों की कोई भूमिका होती है या इनकी दादागिरी होती है? किसकी? साहित्य
जो संगठन के संगठन है उसमें क्या साहित्य को आगे बढ़ाने में संगठनों की कोई भूमिका है? आप तो मतलब बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े थे, जनवादी लेखक संघ में भी आप थे। तो देखिए, आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। इसमें सच बोलने में बड़ा डर है, झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सुन लीजिए, देखिए ऐसा है कि हमारे संगठन जो है ना वो औपचारिकता की शिकार हो गए। औपचारिकता की शिकार ऐसे हो गए कि उन्होंने कहा भाई वो सम्मेलन करना है यार, स्टेट कॉन्फ्रेंस बहुत कर दी गई, लेकिन स्टेट कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होना है, कुछ नहीं, बैठे हैं, तो एक्टिविटी नहीं है उनकी। और दूसरा ये है कि एक तरह का जो इंटेलेक्चुअलिज्म है वो बड़ा हावी हो गया है। वो ऐसे सेमिनार करवाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग जो होते हैं, बड़े बुद्धिजीवी, वही जा सकते हैं, कोई उसमें आम आदमी को कोई दिलचस्पी हो ऐसा नहीं है। दूसरा ये कि कलाओं को उन्होंने छोड़ दिया है, साहित्य और कलाओं का मेल है। एक बार वहाँ रोमानिया में मुझसे किसी ने कहा कि आप कहानी अपनी सुनाइए और हम उसका रोमानियन में अनुवाद सुनाएंगे और उसके बाद एक म्यूजिशियन गिटार बजाएगा। तो मैंने कहा ये क्या जोड़ है भाई, कहानी सुना रहे हैं, गिटार बज रहा है और उसके बाद फिर कहानी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो किया तो वाकई ये लगा कि पूरे माहौल को जो है वो संगीत थोड़ा सा बदल रहा है। संगीत एक तरह का वो स्पेस दे रहा है, स्पेस बना रहा है, फिर आगे की बात करना है। तो इस तरह से चीज़ें हैं जो अब ये है कि वो यार तुम्हें गाड़ी में वो है, बैग है, उसमें किताबें हैं, कोई मंगवाया? हाँ, जो लाए थे ना मुझे, उनकी गाड़ी में बैग है, कुछ किताबें हैं। तो एक दो छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊंगा आप लोगों को। जरूर है ना, बहुत छोटी। मैं एक दो लाइनों में जो लिखता हूँ ना, जिसको कहते हैं कि वो कुछ लोग मानते हैं कि चुटकुला है, कुछ कहते हैं कि नहीं, वो उसको कलमबंदी के नाम से उसने भी क्या कहते हैं, कौन लेखक थे दूसरे, मंटू ने भी कलमबंदी के स्याह हाशिए के नाम से लिखा है, स्याह हाशिए, वो अफसानचे टाइप का। अफसानचे। कुछ वैसे ही प्रयोग व्यंग्य में ज्ञान चतुर्वेदी ने किया है। ज्ञान चतुर्वेदी ने किया। सर, जो आपने कहा कहानी सुना रहे हैं और गिटार बज रहा है, तो ड्रामा में ये जो सारी कलाओं का एक संवेद रूप है। तो उसमें डायलॉग भी है, उसमें म्यूजिक भी है, मौका पढ़ने में चित्रकारी भी है, और मतलब वो स्कल्पचर भी है, सब है। अब कहानी में क्या है कि आप कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी बहुत ही मतलब उल्लास का भाव मान लीजिए है, और वो बजा रहा है बड़ा विलंबित, कुछ जैसे शोक का, तो ऐसा हमेशा ये माकूल नहीं होगा। हमारा ख्याल है कि कहानी पढ़ के अगर कहानी के पहले या बाद में, ये दूसरी बात है, या कहानी के इम्पैक्ट को और सघन करने के लिए ये प्रयोग किया जाए। इसमें ये भी है कि मुसव्विर जो है उसको अदब की भी तमीज हो और मौसीकी भी की तभी ये हो सकता है। वरना आपके कहानियों के जब आप छपती हैं तो उस कहानी संबंधित छोटा सा चित्र तो पहले कहानी पढ़ लेता है, जब छपने से पहले कहानी पढ़ लेता है, फिर वो चित्र बनाता है, स्केच बनाता है भाई, जो कि हंस वगैरह भी छपा। यही वजह है कि गालिब की कुछ गजलें जो हैं इतनी बेहुदा गाई गई है, क्योंकि उनके मिजाज के बरखिलाफ उसका जो मौसीकी था, तो उसमें जब क्योंकि मौसीकी वाले को अदब की तमीज नहीं है और अदब वाले को मौसीकी की तमीज है, इसी वजह से जो है ये तो है, मतलब इसीलिए उसमें कहा गया है ये जो नाट्यशास्त्र, तो नाट्यशास्त्र ये प्रतिपादित करता है कि एक कलाकार को सभी विधाओं का कुछ ना कुछ इल्म होना चाहिए, तब फिर उससे जो है एक सही चीज सामने आती है। नहीं, सही कह रहे हैं। असल में लोग नए नए प्रयोग करते हैं ना,
अब जैसे एक अभी दिल्ली में वो ऑक्सफोर्ड बुक सेंटर है, वो लोग करते रहते हैं प्रोग्राम, तो भैया शुक्रिया, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी एक कहानी को शुरू कीजिए, उसके बाद 2 एक्टर हैं वो पीछे खड़े होंगे और फिर वो उसको अपने एक्टिंग वाले अंदाज में उसको पूरा करेंगे। हाँ, वो तो बहुत अच्छा प्रयोग है। अच्छा, अब ये है कि वो भी लगता है कि हाँ भाई कोई नई चीज़ है, लेकिन सुनने वालों को बड़ा मज़ा आता है कि भाई वो एक्टर जो है वो जो बोल रहा है तो वो एक्टिंग के साथ उसको उसकी डिलीवरी कर रहा है ना, तो वो सब रहता है। देखिए अगर इसमें वो छोटी जैसे बच्चन ने जो है पाठ, नाट्य पाठ के लिए वो जो गुरु चेला संवाद वाली कहानियां हैं, हरे राम और गुरु वाली, है ना, तो उसमें उसी स्टाइल पर कुछ कहानियां कम्युनलिज्म के ऊपर लिखी हैं। देखिए वो तरह तरह से अपनी कहानी के फार्म को तोड़ना और कहानी के फार्म को नया बनाने की कोशिश करना, कोशिश है। अब आगे चल के इसका इस्तेमाल कैसे लोग करेंगे, क्या होगा, तो कुछ नहीं कह सकते। तो ये डायलॉग्स में जो कहानियाँ हैं, तो इसमें 2-3 सीरीज़ हैं। एक सीरीज़ तो ये जो अभी मैं सुनाऊंगा ये कम्युनलिज्म के ऊपर है, लेकिन इससे पहले की एक सीरीज़ है, उसकी 1-2 कहानियाँ मैं आपको ज़बानी सुनाता हूँ। अच्छा, और ये ओरल ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ पर पुराने ज़माने में तो लिखा पढ़ी तो नहीं होती थी, वो ओरल ट्रेडिशन में कहानियाँ चलती थी। तो ये ऐसी कहानियाँ हैं कि मैं आपको सुनाऊँ तो आप भी किसी को सुना सकते हैं, है ना। तो इसमें एक कहानी है कि जैसे कि हरि राम और गुरु के बीच के संवाद हैं। तो सोशल प्रॉब्लम भी आती हैं, पॉलिटिकल भी आती हैं। तो एक सोशल प्रॉब्लम के ऊपर की कहानी है, या पहले मैं ये कम्युनलिज्म वाली सुनाता हूँ, वो नहीं, वो बाद में। तो जो हरिराम है चेला, वो पूछता है और गुरु जवाब देता है। तो मैं गुरु और चेला नहीं बार बार पढ़ूंगा, जो वो पता लग जाएगा। तो चेला पूछता है, गुरुजी क्या हमारे देश के मुसलमान विदेशी हैं? गुरु, हाँ शिष्य, वे विदेशी हैं। वे कहाँ से आए हैं? वे ईरान, तुरान और अरब से आए हैं। लेकिन अब वे कहाँ के नागरिक हैं? भारत के। वे कहाँ की भाषाएं बोलते हैं? भारत की भाषाएं बोलते हैं। उनके रहन सहन और सोच विचार का तरीका किस देश के लोगों जैसा है? भारत के लोगों जैसा है। तब वे विदेशी कैसे हुए गुरुजी? इसलिए हुए कि उनका धर्म विदेशी है। गुरुजी, बौद्ध धर्म कहाँ का है? भारत का है शिष्य, भारत का। तो क्या, तो जहाँ जिसका धर्म हो, हाँ, मुसलमानों को ईरान, तुरान
भेज देना चाहिए। तो गुरुजी क्या चीनी, जापानी, थाई और बर्मी बौद्धों को भारत चले आना चाहिए? नहीं, भारत में गुरु कहता है चेला, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। क्यों गुरुदेव? दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अरे उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग। चेला क्यों? क्या हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली मुसलमान नहीं बोलते? गुरु भाई नहीं, भाषा का नहीं है अंतर, धर्म का अंतर है, धर्म का अंतर। चेला तो मतलब दो धर्मों को मानने वाले एक देश में नहीं रह सकते। हाँ, भारतवर्ष में केवल ये हिंदुओं का देश है। तब तो सिखों, जैनियों, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों, यहूदियों को इस देश से निकाल देना चाहिए। गुरु हाँ, निकाल देना चाहिए। चेला तब इस देश में कौन बचेगा? गुरु केवल हिंदू बचेंगे और बड़े प्रेम से रहेंगे। चेला उसी तरह जैसे पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान बचे हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं। अफगानिस्तान में और ज्यादा प्रेम से रहते हैं। कभी कभी लगता है कि पॉलिटिकल सटायर लिखने में ये प्रॉब्लम आती है कि वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल सटायर आप लिखते हैं तो वो लगता है कि वो जब समय बदल जाएगा तो वो बदल जाएगा। इसलिए कोई ऐसी चीज़ हो कि जो नहीं। अब देखिए एक इसी सिलसिले की कहानी और। चेला कहता है गुरु से, गुरुजी दंगे कैसे रोके जा सकते हैं? गुरु शिष्य इस सवाल का जवाब तो पूरे देश के पास नहीं है, राष्ट्रपति के पास नहीं है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है, पूरे मंत्रिमंडल के पास नहीं है, बुद्धिजीवियों के पास नहीं है। चेला गुरुजी आदमी चांद पर पहुंच गया, प्रकृति पर विजय पाली, असंभव को संभव बना लिया। वैज्ञानिकों को इस काम पे क्यों नहीं लगाया गया कि दंगे कैसे रोके जा सकते हैं? गुरु शिष्य वैज्ञानिकों को इस काम पर लगाया गया था, पर उनका कहना था कि ये धार्मिक मामला है। चेला फिर धार्मिक लोगों को इस काम पे क्यों नहीं लगाया गया? गुरु धार्मिक लोग कहते हैं कि ये सामाजिक मामला है। चेला समाजशास्त्री क्या कहते हैं? गुरु उन्होंने कहा कि नहीं, ये राजनीतिक मामला ही है। चेला फिर राजनीतिज्ञों ने क्या कहा? गुरु उन्होंने कहा यह कोई मामला ही नहीं है। बहुत अच्छा। Danga is my birthright. तो ये ऐसा एक
कहानी है सदन में शहीद आजम। सदन में शहीद आजम कहानी नहीं पढ़ूंगा, कहानी का आपको मुख्तसर बताऊंगा। देखिए, सदन में कार्रवाई चल रही है। तो सदन में शहीद आजम आते हैं तो पहले तो लोग पहचान नहीं पाते, उनसे पूछते हैं भाई कहाँ से आप सांसद चुन के आए हैं। तो मैं कहीं से सांसद चुन के नहीं आया हूँ। तो उन्होंने कहा और आपका क्षेत्र क्या है? तो उनका मेरा कोई क्षेत्र, आपके क्षेत्र में कितने हिंदू मुसलमान हैं? तो कहा नहीं, मेरे क्षेत्र में कोई ऐसे हिंदू मुसलमान भी नहीं है। क्या फिर तो आप कभी चुने भी नहीं जाएंगे, आप संसद में कैसे आ गए, है ना, आपका आना नहीं है। तो फिर कोई पहचानता है कि नहीं ये तो शहीद आजम है। उनका देखो हाथ में क्या लिए हुए हैं? तो उनका हाथ में तो बम लिए और एक बार ये बम फेंक चुके हैं संसद में। और भाई इनसे पूछे दोबारा तो नहीं फेंकने के इरादे से तो नहीं आए ये हैं? पहले हो गए सांसद वो पूछते हैं उनसे, तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो आया हूँ इसी इरादे से आया हूँ, फेंकने के इरादे से आया हूँ। क्योंकि जब संसद में लोगों की समझ जो है वो कुंद हो जाती है तो उसको तेज करने के लिए ये धमाका जरूरी है। तो वो जो है वो बम लेते हैं और संसद में वो फेंक देते हैं बम, और सारे सांसद जो हैं वो अपने मेज़ों के नीचे घुस जाते हैं। तो अब मेज़ों के नीचे घुसे हुए एक दूसरे से बात करते हैं। कोई पूछता है देखो चले गए कि वो भी हैं? कहते हैं कि वो तो दिखाई नहीं दे रहा वो भाई हैं कि चले गए। वो कहने यार पक्का करो तुम काम। तो कह रहे लेकिन ये बताओ कि मेज़ों के नीचे सब घुसे हुए हैं, संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी? तो उन्होंने कहा संसद की कार्रवाई तो बहुत अच्छी तरह से चल जाएगी क्योंकि सब मेज़ों के नीचे ही हैं। तो संसद में शहीद आजम जो है क्या गजब, बहुत कि एक जो है वो मुख्यमंत्री और डेमोक्रेसिया। मुख्यमंत्री जो है वो वो हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं और दौरा कर रहे हैं वो कि कोई बाढ़ में जो लोग मरे हैं, जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, वो तो वो अपने पायलट से पूछते हैं कि पायलट से उन्होंने पूछा क्यों जी ये पानी कहीं इतना तो न बढ़ जाएगा कि हेलीकॉप्टर वो डूब जाए? कहीं नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हेलीकॉप्टर वो ना डूबेगा। तो मान लीजिए कि 1500 फीट हो गया पानी, कहे 2-4 शहर और डूब जाएंगे, उनका और हो जाएगा। कि नहीं हेलीकॉप्टर वो जो है वो तो न डूबेगा। तो कहते हैं और ऊंचा उड़ाइए, थोड़ा सा इसको और ऊंचा उड़ाइए। तो पायलट कहता है, तो कहते हैं और ऊंचा उड़ाइए, आप डर काहे कर रहे हैं? देश में डेमोक्रेसी है भैया, डेमोक्रेसी है, आपको कौन ना रोकेगा, और ऊपर उड़ाइए। तो वो बाढ़ के क्षेत्र का दौरा करते हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पर बाढ़ ग्रस्त का दौरा कर रहे हैं, फोटोग्राफर उनकी फोटो खींच रहे हैं। दिखाइए फोटो, मुख्यमंत्री ने कहा। फोटोग्राफर ने फोटो दिखाई। इसमें चिंता के भाव तो आए नहीं हैं? अरे कैसे फोटोग्राफर हो तुम जी, कौन से विभाग में हो तुम? मुख्यमंत्री बोले सर एक चांस और दे दीजिए, सर एक चांस और। चलो खींचो। एक चित्र और लिया गया, वो उनको दिखाया गया। फोटो देख के मुख्यमंत्री ने कहा और तो ठीक है भाई, आंखों में ना आंसू भी आ जाते तो बड़ा अच्छा था।
ठीक है सर, एक चांस और दीजिए सर, एक चांस और। फिर फोटो खींची गई, मुख्यमंत्री ने देखा, अरे आप भी अजीब फोटोग्राफर हो, अरे कोई एक आंख से भी रोता है? एक आंख में आंसू दिखा दिया, कोई एक आंख से रोता है? एक ही आंख में आंसू दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री बोले एक चांस और सर, एक चांस और। नहीं जी अब तुम रहने दो, हम पिछले साल वाली फोटो ही लगवा देंगे, उसमें दोनों आंखों में आंसू हैं। पिछले साल जो कल की योगी की एक फोटो हेलीकॉप्टर पर बैठे हुए हैं, उनका रिकॉर्डिंग वो आई है कि उसमें वो कह रहे हैं देख करके, नीचे देख करके, बगल में कोई बैठा उससे इशारा करके कह रहे हैं और बुलडोजर भी खड़ा है। मीटिंग जहाँ मीटिंग होने जा रही है वहाँ के पास कहीं और बुलडोजर भी देखिए खड़ा है वहाँ। बुलडोजर मारो। इसमें जो है वो एक तो इस तरह की है साहब। और तो कहानियाँ और ये वैसे खाना भी तैयार है। चलिए